दोस्तों स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 11 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको भी हमारे दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था मंथली पैकेज है, ईयरली पैकेज है। हमारा 13 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली ये। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाएगा वो हम 13 नवंबर को स्टार्ट करेंगे। आपको लिंक आएगा, आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा डीकेएसएस एकेडमी का। वहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज है, आप अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे यमुना में झाग। अब ये क्या कहानी है, यमुना में झाग कैसे आ गया? तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों, आपको पता है कि यमुना का पानी बहुत ही दिल्ली के आसपास जब इलाका आता है तो बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है, दिल्ली के अभी छठ पूजा चल रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कि छठ पूजा हम लोग मतलब झाग है उसी किनारे लोग छठ की पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। राइट, तो इस वजह से चर्चा में है। अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया तो अभी तक काम किया भी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें। उसके अलावा बीआईएस का एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं पानी में ही, मतलब बीआईएस का स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे साबुन वगैरह जो बनती है ना, तो उसमें भी कहा जाता है कि नहीं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाते हैं। अमोनिया का जो स्तर है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए झाग बनना चालू हो जाता है पानी में। ठीक है, तो कई बार आपने अभी आजकल देख रहे होंगे न्यूज़ में कि अब स्विट्जरलैंड में है, दिल्ली में रह के लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में है, झाग जैसा बन रहा है, उसके पीछे किनारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, वो सुनने में बहुत बेकार से लगता है कि हमारी दिल्ली कैपिटल है और यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। बट हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका, हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें कई सोल्यूशंस दिए जाते हैं एनजीटी के द्वारा। ठीक है, ये भी कहते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, जो साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं उनके एक तो मानक तय की जाएगी, सही मानक पे वो लोग बनाएं। ठीक है, जब तक मानक सही नहीं रहेगा तब तक चीज़ें सही बनेंगी नहीं। पहली बात तो ये है कि मानक स्टैंडर्ड उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। स्टैंडर्ड सही नहीं रहेगा तो चीज़ें और भी हमारे लिए क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें सही बनेंगी नहीं। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। इसके अलावा दूसरा ये है कि दिल्ली के पानी को साफ करने के लिए जैसे इस आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जिसमें पानी आ जाता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसको हमें रोकने की जरूरत है। या तो फिर पानी को फिल्टर करके ही छोड़ा जाए, कहाँ पे, यमुना में। ये बहुत सारे रीजंस कहे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे दिक्कतें क्या हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ा हमारे लिए दिक्कत क्या है, हेल्थ। क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है दोस्तों जो आप कमा नहीं सकते। ठीक है, कमा इन द सेंस कि अगर खराब हो गई तो खराब हो गई, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको बस ऑपरेशन, इलाज, ये सारी चीजें करानी होंगी। तो सबसे ज्यादा हजारियत हमारे किसके लिए हो जाता है, हमारे हेल्थ के लिए। अब आप ये सोच रहे, देखो ये झाग वाला पानी है, इसमें लोग जाके अंदर पानी में होल कर, मतलब जाकर पानी में खड़े होकर ये लोग क्या करते हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। अब इससे अगर इनको इन्फेक्शन हो गए, ठीक है, इनको कोई बीमारियां हो गई, तकलीफ हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बात ही नहीं करता। हमारा फेस्टिवल हम तो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि ये पानी साफ रहे? पब्लिक है। पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे, पब्लिक ऐसी हरकतें ही ना करे कि इतना पानी गंदा हो। और जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जो चीज़ें बनती हैं लाइक साबुन वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, उसके एक स्टैंडर्ड हो ना, उस मानक से नीचे के साबुन आप नहीं बेच सकते। इससे कि पानी में मैलापन ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी खराब ना हो, बेसिकली ये रीजन होता है। ठीक है, चलो ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं। थोड़ा यूपी की भी बात करते हैं लोग, हरियाणा की बात करते हैं कि यहाँ भी सीवेज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह जो प्लांट है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हुए यमुना के बारे में। अब देखो, ये झाग बन रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यमुना से। तो यमुना देखो तो उत्तराखंड से दोस्तों निकलती है। ठीक है, बंदरपुर चोटी है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से निकलती है और ये इलाहाबाद, जिसको आज के टाइम में हम प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलती है गंगा यमुना सरस्वती, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगम। आपने संगम नाम सुना होगा, संगम के नाम से बेसिकली इसको हम क्या करते जानते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनकी देखो, अब अगर रिवर ऐसे चल रही है ना, तो आप अपने आप को ऐसे ही खड़ा कर लो, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड और ये इधर का हो जाएगा राइट हैंड। तो यमुना की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, बस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है। देख लीजिए, इधर से कोई भी सहायक नदी नहीं है इसकी, बस राइट साइड में है। और कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चार प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? याद रखिएगा, चार प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कुंभ का मेला पे आयोजन होता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से कोई आता है? उत्तराखंड आता है, थोड़ा सा हिमाचल में जाता है, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये प्रयागराज, फिर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में संगम में आके ये क्या होता है, मिल जाता है। ये थोड़े से बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है। हाँ, इस पे दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक तो आपका हरियाणा में है और दूसरा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, लखवाड़ ब्यासी बांध याद रखिएगा उत्तराखंड में है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ताजे वाला बैराज बांध हरियाणा में है। तो ये आपसे हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे कि लखवाड़ ब्यासी बांध कहाँ पे है,
या फिर ताजे वाला बैराज बांध कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसकी सहायक नदियां पूछी जा सकती हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जा सकता है, कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, इतना चीजें पूछी जा सकती हैं। और अगर आप स्टेट लेवल में जाएंगे तो इसकी हो सकता है लेंथ पूछ लें, 1376 से क्या है किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको यमुना के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और यमुना की पानी गंदी हो रही है तो क्यों हो रही है, इस पे आप आर्टिकल्स खोजिए, यूट्यूब करिए, जस्ट लिखिए, ठीक है, यमुना यूपीएससी ऐसे लिख दोगे तब भी बहुत सारे फैक्टर्स आपको चीजें मिल जाएंगे, जैसे गूगल पे टाइप करोगे तो, ठीक है। चलिए, श्रीनगर को यूनेस्को के संरचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया, ठीक है। तो अब यूनेस्को क्या क्या काम करता है, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। अच्छा, अब अगर श्रीनगर को शामिल किया गया रचनात्मक शहरों के नाम पे, तो रचनात्मक शहर कौन कौन से हैं हमारे अभी भी, मतलब पहले से किनको किनको दे रखा है ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहला रचनात्मक शहर जिसको उन्होंने नाम दिया था, पहला था आपका वाराणसी, देन जयपुर, देन उसके बाद चेन्नई, देन हैदराबाद, देन मुंबई फिल्म सिटी को दिया था, और इसके अलावा श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 6 नंबर पे कौन सा अभी श्रीनगर, तो ये आपको 6 नाम याद होना चाहिए टोटल, 1 2 3 4 बहुत फेमस फेमस प्लेसेस है दोस्तों, देखिए वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ठीक है, ये याद रखना है। अब थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, यूनेस्को की स्थापना तो 1950 में हुई थी, ये एक यूनाइटेड नेशन की एक भाग है, जैसे आपको बहुत सारे लोग को हो सकता है नहीं पता होगा, नए होंगे, तो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। इसके नीचे कई सारी शाखाएं हैं, तो एक शाखा कौन सी है यूनेस्को की, बस ऐसे समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन में 6 शाखाएं हैं, बट इसके और सारे ब्रांचेज और भी छोटे छोटे ब्रांचेज है, उसमें से एक ये शाखा है, ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली फुल फॉर्म स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 1945 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, आपसे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पहलू पे काम करता है आपको पता है, बायोस्फीयर रिजर्व को अगर आपको ये क्या करता है, नाम देता है कि यहाँ पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया में बढ़ गए, तो आपसे देखो कि यूनेस्को ने दिया, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाता है। विश्व धरोहर स्थल की बातें करता है, कौन कौन से मतलब आइडेंटिफाई करता है कि विश्व धरोहर स्थल इतने, हम अपने आपने कभी सुना होगा 32 थे, 37 हुआ, फिर 38 हुआ, 39 हुआ, ऐसे कई बार सुनते रहते हैं। तो यही आइडेंटिफाई करके कहता है कि ये भी प्लेस है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। ग्लोबल जियो नेटवर्क, पार्क नेटवर्क के बारे में बात करता है, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क जिस अभी हमने पढ़ा, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन जेंडर, ये सारे इनकी प्रमुख पहले हैं। देखो, अब आपके दिमाग में आ सकता है सर विश्व धरोहर कार्यक्रम चलाते तो हैं, ठीक है, ये सारे कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, देखो अगर इसने शामिल कर दिया तो इससे क्या बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म नहीं, टूरिज्म बोल रहा हूँ, ठीक है। टूरिज्म मतलब आपके, ठीक है, आपके यहाँ पे लोगों का आना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घूमने ज्यादा आएंगे, तो उससे क्या होगा, वो डॉलर लेके आएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बाहर जितने लोग आते हैं तो घूमने के लिए, ठीक है। तो पर्यावरण को हमारे क्या कर पर्यावरण नहीं, पर्यटक बेसिकली, ठीक है, जो हमारे पर्यटक आते हैं तो उससे हमारे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि डॉलर देश में हमारे डॉलर लाएंगे, और इसी डॉलर से हम क्या करते हैं, तेल वगैरह खरीदते हैं, बाकी जो सामान, मिसाइल से राइफल खरीदते हैं, जो इंडिया में सामान की नीडेड होती है उसी डॉलर से हम खरीदते हैं, ना कि रुपए में ट्रेडिंग नहीं होता दोस्तों, याद रखिए, रुपए में ट्रेडिंग नहीं होता है, डॉलर में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, तो नाम में यूनेस्को आ जाता है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, तो ये बेसिकली इनकी रिपोर्ट्स आती है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन सी इनकी रिपोर्ट आती है। आईएनएस बेला को बेसिकली शामिल किया गया, तो प्रोजेक्ट 75 पर मुझे लग रहा है कि मैंने अभी 1-2 हफ्ते भी पहले भी चर्चा की थी आपसे, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए कि उसको शामिल किया गया। अब प्रोजेक्ट 75 क्या है, देखो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत दोस्तों हमने क्या किया था, मतलब 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के अटैक सबमरीन का निर्माण किया, ठीक है, ये अटैक करने वाले, लड़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। किसकी मदद से किया था, तो याद रखिएगा फ्रांस की मदद से हम बना रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये चौथे को हमने शामिल किया है, 5वां अभी टेस्टिंग में चल रहा है, 6ठा अभी का निर्माण हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें से कई नाम आप याद रखिए, कलवरी है, खांदेरी है, बागीर है, वाक्सीर है, अगर नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट टोटल 6 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी के हम पनडुब्बी बना रहे हैं, किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, कहाँ पे बन रहा है, तो यार मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट का ही बेसिकली एक पार्ट है, गवर्नमेंट के छावनी क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है मझगांव डाक लिमिटेड किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये तो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट है, इन चीजों का थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। तो छठ सेलिब्रेट करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।